हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, 11 सितंबर की शिफ्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि मैं करंटली जॉब करता हूँ या नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नमन किसी दुकान से 720 रुपये में कुछ एप्पल खरीदता है। फिर क्या करता है, वो कुछ नेगोशिएट करता है और 2 रुपये पर एप्पल प्राइस कम करवा लेता है। अगर उसने प्राइस कम करवा लिया, जिससे क्या हो रहा है कि वो 4 मोर एप्पल ज़्यादा खरीद पा रहा है सेम प्राइस में, तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी एप्पल डिड ही ओरिजिनल बाय। तो स्टार्टिंग में उसने कितने एप्पल खरीदे। देखो, इसको हम बनाएंगे बाई ऑप्शन, वो सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। अब देखो, ऑप्शंस भी ऐसे लेंगे। जनरली अगर इंटीजर में वैल्यू हुई, और देखो एप्पल तो इंटीजर में ही आएंगे, 700 मतलब 720 के मल्टीपल आंसर होने चाहिए। ठीक है, तो 44 तो नहीं हो सकता। इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं, बाकी वेरीफाई तो करेंगे आंसर हम। जैसे अगर मैं 48 को आंसर लेता हूँ कि पहले मैं 48 एप्पल खरीद पा रहा था, तो 720 रुपये में मैं 48 एप्पल खरीद पा रहा था। 12 चौके 48, 12। पहले मैं क्या कर रहा था कि 15 रुपये का एप्पल खरीद पा रहा था। अभी क्या हुआ था कि प्राइस में 2 रुपये कम करवा लिया, यानी अभी 13 रुपये करवा लिया। अब चूंकि 720 में मैं अगर 13 का भाग दे रहा हूँ तो नहीं कट रहा है, यानी ये आंसर नहीं होगा। अब उठाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 36। 720 रुपये के मैं एप्पल खरीद रहा था, 36 एप्पल, तो मुझे कितने का पड़ रहा था? एक एप्पल 20 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि 36 दूनी 72। अभी बोला गया कि 2 रुपये कम हो गया प्राइस, यानी 720 रुपये में अभी 2 रुपये कम हो गया। पहले 20 का था, तो अभी मैं 18 का खरीद पाऊंगा। तो 18 चौके 72, यानी अभी 40 खरीद पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहले मैं 36 एप्पल खरीद पा रहा था, अभी मैं 40 एप्पल खरीद पा रहा हूँ। तो कितने एप्पल खरीद पा रहा हूँ? 4 एक्स्ट्रा। 4 एक्स्ट्रा खरीद पा रहा हूँ, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई कर गया तो यही अपना आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोलेगा कि एक ही टंकी में डिफरेंट इफिशियंसी वाले 3 पाइप हैं, जिनके द्वारा इसको भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वो टंकी को उतनी अवधि में भरते हैं जितने कि अकेला तीसरा पाइप भरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बोल रहा है कि पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतने ही टाइम में भरते हैं जितनी अवधि में तीसरा अकेला पाइप भरता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। देखो 3 पाइप है, मैं मान लेता हूँ कि ABC 3 पाइप है। तो पहला पाइप जितने टाइम में, पहला और दूसरा जितने टाइम में भरता है उतना अकेला C में भरता है। आगे सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा है कि दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी से भरता है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे बढ़ता है। देखो मैं मान लेता हूँ कि तीसरा पाइप अपने पास C था, जो X घंटे में बढ़ता है। अब क्या बोला था कि दूसरा पाइप है पहले की तुलना में 5 घंटे जल्दी, दूसरे का पहले से कंपेयर दे रखा है, अभी इसको बाद में देखेंगे। बोल रहा है किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे बढ़ता है। देखो सेकंड पाइप के बारे में बोला गया है कि वो थर्ड के कंपैरिजन में 4 घंटे धीमे टाइम में बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि वो 4 घंटे ज्यादा टाइम लेगा, तो ये X+4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन गिवन थी कि वो पहला पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी बढ़ता है, यानी पहला पाइप 5 घंटे ज्यादा लेता होगा, मतलब ये X+9 लेगा। एक कॉन्सेप्ट आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा क्या, कि अगर C X घंटे लेता है और क्या यहाँ पे B X+4 ले रहा है और A X+9 ले रहा है, तो X की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकलती है X की वैल्यू? √A। ये जो देखो यहाँ पे बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, कि मान लो A+B जितने दिन में मिलकर काम करते हैं उतने दिन में C करता है। अगर C X दिन लेता है, A X+A दिन लेता है, B X+B दिन लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे X की वैल्यू डायरेक्ट हम निकालते हैं √AB। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा और एक सवाल इस पे आया भी था इसी सीरीज में, CGL 2024 की में। तो सिमिलरली मैं यहाँ से कह सकता हूँ A और B की वैल्यू 9 और 4 हो गई, यानी X की वैल्यू आ गई 6। पूछ रहा है क्या है हमसे, पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। पहला पाइप ले रहा था X+9 घंटे, अगर X की वैल्यू 6 आई है, 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, जिसमें हमने एक थोड़ा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। बाकी बेसिक से भी इसको बनाया जा सकता था, बट इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने लगाया होगा तो इजीली बना लिया होगा। बोला गया एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें A/2 एंगल A/2 प्लस B प्लस C, इसकी वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है 1/4 एंगल A का। देखो एक तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, दूसरा हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो तो BC से BC कट जाएगा, A माइनस A/2 तो A/2 आएगा। 180 माइनस 120 60, यानी मैं कह सकता हूँ A की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। हमसे पूछा था A/4, तो 120/4, तो कितना आंसर आ जाएगा? 30 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था।
देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सिमिलर सवाल हमने करवाया था, एक शिफ्ट में आया था, वहाँ पे डिटेल में मैंने बताया था, बट वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है, तो इसको देखते हैं थोड़ा शॉर्ट हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि सोहन ने 11% के हिसाब से इतने रुपए की राशि उधार ली। प्रथम ईयर की एंडिंग पर वह उधार ली गई मूल राशि, जो उसने प्रिंसिपल उधार लिया उसमें से इतना पैसा उसने वापस दे दिया। देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो सेम होता है हर साल के लिए। बोल रहा है कि सोहन दूसरे ईयर की एंड पर जो बकाया राशि है उसका भुगतान करना चाहता है, जिसमें फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो भी शामिल है, यानी पूरा पैसा वो चुकाना चाहता है, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट था वो भी। तो बोल रहा है कि सेकंड ईयर के एंडिंग पे उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इसी चीज का हम यूज करेंगे। अब इस टाइप के जो सवाल आएंगे उनमें देखो, हम 11% के हिसाब से 1,41,545 रुपये उधार ले रहे हैं। एक साल में ब्याज होगा 11%, 2 साल में होगा 22%, यानी अगर इसको मुझे अमाउंट निकालना होगा तो 122% इसका निकालना होगा, या मैं कह सकता हूँ 122/100 यानी 1.22 आएगा। अगर मैं ये निकाल देता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था उसी पे मैंने 2 साल का ब्याज निकाल दिया, लेकिन ये पूरा नहीं होगा, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि देखो जब मैंने पूरा 2 साल का निकाल दिया तो इसमें तो जो पहले ईयर के एंड में हमने पैसा उधार दिया है 25,000, मतलब पैसा जमा किया है 25,490, ये वाला पैसा प्लस इस पे जो इंटरेस्ट है वो भी तो इंक्लूड हो गया ना। इस पूरे में हमने क्या किया है, 2 साल का अगर मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, अमाउंट निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, तो इसमें जो पैसा फर्स्ट ईयर में दे दिया वो, प्लस फर्स्ट ईयर में देने के बाद इस पैसे पे जो इंटरेस्ट आया वो भी तो इसमें इंक्लूड हो गया ना पहले वाले में, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मैं कह सकता हूँ कि 1 साल का इस पे ब्याज और माइनस करना पड़ेगा। तो 1 साल का ब्याज होता है 11%, पर पैसा भी माइनस करना है और ब्याज भी माइनस करना है, तो 111% इसका माइनस करना पड़ेगा, और 111% को मैं कह सकता हूँ 1.11। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। देखो 122 का 5 गुना कितना होता है, 100 का 5 गुना 500, 22 का 5 गुना 110 यानी 610 हो जाएगा, जिसका 0 61 असिल। फिर 122 का 4 गुना 488, 488 और 61 कितना हो जाएगा, ये 8 और 1 9 और 8 6 14, इतना ही रहने देते हैं, बाकी डिजिट्स को रहने देते हैं क्योंकि हमें देखने हैं सिर्फ यूनिट डिजिट। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, लास्ट में 490 है, माइनस मैंने 0 टाइम किया तो 0 आ जाएगा। फिर 111 का 9 गुना करूंगा क्योंकि हमें 3 यूनिट डिजिट चाहिए। ठीक है, लास्ट में क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर नहीं आ रहा है, मतलब पूरा ये इंटीजर में आंसर आएगा, ये लास्ट के 2 डिजिट सेम आएंगे तभी आ पाएगा ना इंटीजर में। तो 111 का 0 टाइम तो 0, फिर 111 का 9 टाइम करूंगा तो 999 का 9 आ जाएगा, 99 कैरी आएंगे, और फिर 111 का 4 टाइम 444, तो 444 और 99, अगर 100 होता तो 544, लेकिन एक कम तो 543। तो अब मैं कह सकता हूँ ये डिजिट तो चाहो हटा दो, एक सेकेंड, यहाँ पे 54 इतना आएगा। इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, क्योंकि ये लास्ट की चीज सेम आ रही है, यहाँ इंटीजर में वैल्यू आ रही है ना, मतलब लास्ट की सेम आ रही है ना। सवाल में ऐसा बोला गया कि अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो 4 - 3 यानी जो यूनिट डिजिट है अपना वो 1 आएगा, और 1 था एक ही ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समझ नहीं आता तो एक बार दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल गिवन हियर रिप्रेजेंट द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय 2 एथलीट एक्स एंड वाई इन सेम डायरेक्शन। बोल रहा है कि y की एवरेज स्पीड क्या होगी ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 आवर। फर्स्ट 5 आवर की बात कर रहा है और y की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो 5 घंटे ही लग रहा है, तो एवरेज स्पीड चाहिए तो सबको जोड़ लो, 30 और 45, 75, 75 और 40, 115, 115 और 30 कितना हो जाएगा अपने पास, 145, 145 और 20, 165। चाहो तो इसमें डेविएशन भी लगा सकते थे, वैसे हम 5 तिया 15, 1 5 तिया 15 यानी 33 आ जाएगी। डेविएशन भी लगा देते ना, क्योंकि एक घंटे की बात हो रही थी, तो उस तरीके से भी कर सकते थे। ये सेम सवाल हिंदी में था। यहाँ पे बोल रहा है कि साइन 74 प्लस टेन 74 की वैल्यू हमें बतानी है, और इसको 0 और 45 डिग्री के बीच में ही हमें लाना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगर ये साइन 74 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे कन्वर्ट होते हैं। अगर साइन 74 है तो इसको लिखूंगा कॉस 90 - 74, तो यानी कॉस 16। सिमिलरली टेन 74 है तो इसको लिख दूंगा कॉट कितना 16, यानी आंसर आ जाएगा टेन 16 और कॉट 16, और 0 से 45 के रेंज में भी आ रहा है। 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 175 सेंटीमीटर वाले डायमेंशन से हमसे क्या बनाना है, एक मैक्सिमम साइज का क्यूबॉइड बनाना है। तो कितने हम इसमें आइडेंटिकल क्यूब बना पाएंगे। देखो एक अपने पास क्यूबॉइड है
50 सेंटीमीटर का, 150 सेंटीमीटर का और 175 सेंटीमीटर का। हमें क्या करना है, इससे मैक्सिमम डायमेंशंस का क्यूबॉइड बनाना है। आपको पता है क्यूबॉइड की साइड सेम होती है, यानी हमें एक ऐसा, सॉरी क्यूब की, ऐसा क्यूब लेना है, ठीक है, जो मैक्सिमम साइज का बन पाए इन सब से। यानी मैक्सिमम साइज कब बनेगा, जब इनका HCF क्यूब की साइड होगी 50, 150 और 175 में। मैक्सिमम आपको क्या नजर आ रहा है, 25 एक ऐसा फैक्टर है जो मैक्सिमम है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम मतलब इन सब में से मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 25 उस क्यूब की साइड हो जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कितने क्यूब बन पाएंगे, सिंपली वॉल्यूम इक्वल करो, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 50 गुणा 150 गुणा 175। एचसीएफ निकालने का तरीका भी आपको पता है कि डिफरेंस ले लो या फिर इनके फैक्टर कर लो, पर बहुत कॉमन सी वैल्यू थी तो डायरेक्ट ही पता चल रहा था कि 25 सबसे मैक्सिमम इसमें कॉमन आ रहा है। ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी 25 गुणा 25 गुणा 25। और मैं मान लेता हूँ कि टोटल में n नंबर ऑफ क्यूब बना पाऊंगा, तो हमें इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। एक 25 से ये 2 टाइम कटेगा, दूसरे 25 से 6 टाइम, और इससे ये 7 टाइम। 7 6 के 42, 42 दूनी 84, यानी टोटल में 84 क्यूब बना पाऊंगा। तो आंसर हो जाएगा 84। बोलेगा कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ डजन्स ऑफ बनानाज प्रोड्यूस्ड बाई फार्म F टू फार्म P, यानी M और P का हमें बनानाज का रेशियो निकालना है 2022 यहाँ पे है। M की वैल्यू ये है, P की वैल्यू ये है, यानी हमें रेशियो चाहिए 17,652 और 16,404। दोनों को देख के मुझे समझ आ रहा है कि पहला वाला रेशियो बड़ा है, हमें MP निकालना है, यानी पहला वाला रेशियो बड़ा होना चाहिए इस सेकंड वाले से। तो पहले बड़ी चीज आनी चाहिए, जबकि देखो यहाँ पे पहले छोटी चीज आ रहा है 1230, ये नहीं हो सकता। पहले 1367 आ रहा है, यहाँ पे 1471 नहीं हो सकता। ऐसी चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी यार। यहाँ पे 1331 है, यहाँ पे 1230, चलो यहाँ पे तो बड़ा आ रहा है और पहले वाले में बड़ा आ रहा है, यानी 2 ऑप्शन अपने पास बच गए हैं। अब तो इनका हमें रेशियो लेना पड़ेगा। अब रेशियो ले लेते हैं। ये है 17652 रेशियो, ये है 16404। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको काट लेते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में 52 आ रहा है, यहाँ पे 04 आ रहा है, यानी 4 से तो ये कटेगा ही। 4 के साथ क्या 8 से कट सकता है क्या, 8 से नहीं कटेगा। 8 पंजे 40, फिर 4 बचेगा। लेकिन सम ऑफ डिजिट अगर मैं देखूँ तो 7 4 11 15, ये 3 से कट रहा है, और 8 और 6 14 5 19 21 3 से कट रहा है, यानी ये 12 से कट जाना चाहिए पूरा रेशियो। 12 से इसको काटूंगा, 12 एकम 12, कितना बचेगा 5 56 हो जाएगा, 12 चौके 48, फिर कितना बचा 8 85, 12 से 84 और 12 एकम 12, यानी पहला तो रेशियो आ गया 1471। तो देखते ही लगा दो टिक, ये नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम बचाते हैं हर जगह से। सेम सवाल हिंदी में था यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि राम एक पंखा खरीदता है जो उसे 8% के डिस्काउंट पर मिलता है। हालांकि वह 3 पंखे खरीदता है, तो उसे पहले पंखे पर 6% का डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरे पंखे पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, और तीसरे पंखे पर 12% का डिस्काउंट मिल रहा है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए जो भुगतान किया गया है वो 6800 रुपये है, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या है। देखो, अगर राम पंखा खरीदता है तो उसको 8% का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन क्या किया उसने 3 पंखे खरीदे। तो पहले मैं मान लेता हूं कि प्राइस उसका क्या था, कुछ भी मान लो 100 था, कि 100 यूनिट प्राइस था हर पंखे का। अब क्या हुआ, इस पे 6% का डिस्काउंट मिल गया, यानी ये 94 में खरीद पा रहा है। ये 10% का डिस्काउंट मिल गया तो ये 90 में खरीद के लाया होगा। ये 12% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब ये 88 में खरीद के ला रहा है। टोटल उसने जो पेमेंट किया है वो 6800 रुपये किया है। ये पहली जो लाइन है ना, इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर वो 1 पंखा खरीदता था तो 8 था, लेकिन वो 1 नहीं 1 से ज्यादा खरीद रहा है, तो पहले वाले का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये हो जाएगा 9 और 9 18, 18 और 8 26, 260 तो 1 हो गया, और 8 और 4 12 और, यानी 272। टोटल ये 272 यूनिट हो गया, जबकि सवाल में इसकी वैल्यू है 6800। देखो 6800 है तो ये 17 से कटना चाहिए। 17 चौके 68, 17 से इसको काटेंगे तो 17 एकम 17, 10 बचेंगे 102, 17 पंजे 85 और 17 छः के 102। सवाल में इसने पूछा क्या है, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य, यानी हमें 100 की वैल्यू चाहिए। 16 से काट लेंगे, 16 दूनी 32, 8 बचेंगे, 16 पंजे 80। 1 यूनिट की वैल्यू अगर अपने पास 25 आ गई तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2500 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। अपना बोट एंड स्ट्रीम का बोला गया है कि एक बोट है 54 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम 6 आवर में। अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। 54 किलोमीटर अगर 6 घंटे में जा रही है तो मैं कह सकता हूँ x माइनस वाई 9 आ गया। बोला गया कि स्ट्रीम की स्पीड 4.8 है, यानी y की वैल्यू आपको गिवन है 4.8, तो यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ 9 + 4.8 यानी 13.8 आ जाएगा।
बोलेगा कि कितना टाइम लगेगा अगर बोट डाउन स्ट्रीम में जाती है, धारा के प्रवाह में जाती है, अनुप्रवाह में जाती है 279 किलोमीटर। 279 अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x+y, यानी 13 और 4 17 और 8.8.8 1.6, तो ये आ जाएगा 18.6। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो ऑप्शन देखते हैं अपन। अगर यहाँ पे मैं 20 देख रहा हूँ एक ऑप्शन, 18.6 का 10 गुना करता हूँ तो 186 आता है। अगर 20 गुना होता तो 186 का डबल, 180 का डबल भी 360 होता है, जबकि ये 279 है, यानी 20 आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब 18 का अगर मैं 15 गुना करता हूँ तो 18 का 15 गुना कितना आ जाएगा, 15 × 120 12 असिल, और 15 एकम 15 और 12 27, यानी 270। देखो 18 का मैंने 15 गुना किया है, जबकि था 0.6 और, यानी 0.6 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 को, तो 9 और, यानी 270 और 9 279, यानी टोटल 15 आवर लग रहे हैं। ठीक है, मतलब डिवाइड करने पर 15 आंसर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि ऑप्शन से कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पी और क्यू दो ऐसे वृत्तों के केंद्र है जिनकी रेडियस 7 और 3 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये चीज मुझे बहुत कंफ्यूज करती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है। सर्कल मीट पी क्यू एक्सटेंडेड एट ए, देन ए डिवाइड पी क्यू। क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे अपने पास दो सर्कल है पी और क्यू, जिनके क्या है सेंटर है। एक मैं बना लेता हूँ, पी की रेडियस 7 है, क्यू की 3 है, तो क्यू ऑब्वियस सी बात है छोटा होना चाहिए, तो छोटा बना लेते हैं। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। बोला गया है कि इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगी। आगे क्या बोला गया है कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो पी क्यू से ए पर मिलती है जब इसको एक्सटेंड किया जाता है। पी क्यू यहाँ पे है, ठीक है, इसको एक्सटेंड करते हैं और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को और आगे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट पर मिलती है। इस पॉइंट को ए नाम दिया हुआ है, तो बोल रहा है ए है वो पी क्यू को किस रेशियो में बांटती है। अच्छा सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं, आपको पता है ये सेंटर्स हैं अपने, और ये टेंजेंट हो गई 90 डिग्री पे काटेगी, ये भी 90 डिग्री पे काटेगी। अगर इसको मैं थीटा मान लूँ, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ट्राइंगल है सिमिलर हो जाएंगे। ये थीटा है, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएंगे। ठीक है, ये रेडियस 7 है, ये रेडियस 3 है। ट्राइंगल दिस, नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, ये छुटकू वाला और कंप्लीट ए पी, और ये चाहो तो कोई नाम दे दो यार, जैसे कि इसको नाम दे दो कुछ भी, ठीक है, ई एफ दे दो कि ये ई एफ हो गया। तो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए एफ क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए ई पी के। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या, ए से क्यू का और ए से पी का रेशियो में निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं ना। देखो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो ये 3 7 है, तो ये भी 3 7 हो जाएगा। अब सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पता है वो क्या है, यहाँ पे हमसे बोल रहा है ए है वो पी क्यू को डिवाइड करता है। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन देखो, ऑप्शन है एक्सटर्नली इंटरनली। सबसे पहले तो ये देखो ए क्या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ए बाहर है, बाहर है मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो इंटरनली वाली चीज तो खत्म हो जाएगी। नाउ अब देखो ये यहाँ पे 7 3 लिखा है और यहाँ पे 3 7 लिखा है, तो ये समझने की जरूरत है कौन सा रेशियो आएगा। जब इस तरीके से समझाता हूँ मैं आपको, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा। ये P है, मान लो ये Q है, और ये एक पॉइंट है अपने पास A ही मान लेते हैं। अब हमसे पूछा जाता है कि A है वो PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम बोलेंगे एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। और किससे, A से पहले हम पहले वाला पॉइंट P की डिस्टेंस लेंगे, फिर A से Q की लेंगे। वही सेम चीज यहाँ पे है, A है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और A से पहले P की डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, फिर क्या लेंगे A से Q की डिस्टेंस। अब चूंकि ट्राइंगल सिमिलर थे तो A से P की वैल्यू डिस्टेंस 7 है और A से Q की 3 है। ये चीज ध्यान रखनी, इस पॉइंट से पहले हमें डिस्टेंस लेनी है इस वाले की, देन उसके बाद डिस्टेंस लेनी है यहाँ की। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा सवाल है, छोटी छोटी चीजें इसमें यूज हो रही है, ठीक है। ये नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल कंपनीज टुगेदर इन द ईयर 2013 इज 300 लाख, देन प्रॉफिट लॉस ऑफ ऑल कंपनीज टुगेदर इन 2013। 2013 की हमसे बात कर रहा है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैंने हिंदी में भी डाला हुआ है कि टोटल जो निर्यात है वो 300 लाख है सभी कंपनियों का 2013 में, तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। और सवाल में बोला गया कि जो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। ये क्या था, 300 लाख क्या था, टोटल एक्सपोर्ट था, तो टोटल एक्सपोर्ट तो अपने पास 300 लाख है। और ये जो डाटा किसका गिवन है, इंपोर्ट्स का गिवन है। ये पूरा डाटा आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंपोर्ट को। हमें लेकिन सिर्फ 2013 की बात कर रहा है, तो 2013 में जोड़ लो 30 और 60 90, 9 और 7 16,
16 मतलब 160 और 16 और 9 25 यानी 250, 250 और 15 मतलब 265। देखो 300 एक्सपोर्ट था, ये इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या आता है प्रॉफिट, ये कितना आ जाएगा 35। आंसर पूरा लाख में था तो 35 लाख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो हमसे जो वैल्यू पूछी है, बोला गया कि a बराबर अगर 1 हुआ तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। देखो 1 हुआ तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 6, और अगर a 1 हुआ तो ये 9/1 9 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 9 आएगा, तो 6 गुणा 9 कितना आ जाएगा 54। इफ सलोनी मंथली इनकम इज दिस, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन रेंट एंड एजुकेशन। देखो सलोनी की जो मंथली इनकम 75,000 है, बोल रहा है कि रेंट पर 30% एंड एजुकेशन पर 25%, तो दोनों में ये 55% खर्च कर रही है। तो हमें निकालना है कि 75,000 का 55% कितना होगा, यानी 55/100। 00 से ये 00, तो यहाँ पे आएगा 0, फिर क्या आ जाएगा 55 पंजे कितने होते हैं 50 पंजे 250 और 5 पंजे 25 यानी 275 का आएगा 5, कैरी आ जाएंगे 27। फिर 55 संते कितना होगा, 50 का 7 गुना होता है 350 और 5 का 7 गुना 35 और, यानी ये हो जाएगा 350 और 35 385, जिसमें हमें 27 और ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 38 और 2 40 400 और 5 और 7 12 यानी 412। तो इतना आंसर आ जाना चाहिए 41,250। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेम हिंदी में था सवाल। बोला गया कि x प्लस 1/9x की वैल्यू अपने पास 3 है, तो हमसे वैल्यू पूछी है 9x² प्लस 1/9x²। देखो यहाँ पे 9 आ रहा है, दोनों जगह 9 आ रहा है, और यहाँ पे कितना है x प्लस 1/9x है। तो जब ये कब आ पाएगा, जब 3x प्लस 1/3x की फॉर्म बनेगी। वो कैसे बनेगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1/3x, और ये 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। अब इससे ये कैसे आएगा, इसका स्क्वायर कर दो। आपको पता है अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है और मुझे निकालना है x² प्लस 1/x², तो क्या होता है k² माइनस 2, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2। चूंकि ये सेम है 3x और 1/3x, तो वो सेम ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 79। पता है इसमें काफी लोग कहाँ गलती करते हैं, अगर चीजें इस तरीके से हो, मान लो ये ऐसे होता 3x प्लस 1/4x होता, तो यहाँ पे आप निकालोगे k² माइनस 2। चूंकि यहाँ पे सेम नहीं है 3 और 4, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर और 4 से डिवाइड करना पड़ता है। ये चीजें गलती मत कर देना, क्योंकि ऐसे सवाल भी एसएससी में पूछे हैं। बोला गया सिद्धि अपने स्कूटर को इतने रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका प्रॉफिट कितना है। इस डाटा की कोई नीड नहीं है हमें, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि 1/6 एसपी के 1/6 पे प्रॉफिट कमा रही है। अगर 6 में इसका एसपी मान लूं तो इसका 1/6 ये प्रॉफिट कमा रही है। 6 का 1/6 यानी 1 प्रॉफिट होगा। 6 एसपी है जिसपे 1 प्रॉफिट है, तो मैं कह सकता हूँ सीपी कितना होगा। सीपी कैसे निकलता है, एसपी माइनस प्रॉफिट यानी सीपी 5 रहा होगा। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। प्रॉफिट निकलता है सीपी पर 1 प्रॉफिट है 5 पर, और 1/5 होता है 20%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 30 छात्रों की एक कक्षा है, ठीक है, जिसने टेस्ट दिया है। 12 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज 62 है, और बाकी के कितने हैं, टोटल 30 थे तो बाकी के बचे 18, उनके 74 है। तो बोल रहा है कि ओवरऑल एवरेज क्या होगा, तो डेविएशन से बनाएंगे। सबसे पहले इसको सिंपल रेशियो में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 3 18। हमें निकालना है एवरेज, तो हम मान लेते हैं कि 62 ही एवरेज था, तो डेविएशन आएगा इस पर 62 से कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा, और कितने रेशियो पर, 3 रेशियो पर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे दोनों रेशियो के सम, 2 और 3 5 से। ये आ रहा है 36/5 यानी 5 7 35, और फिर आएगा 1/5, 1/5 मतलब 0.2, तो 62 और 7 कितना हो गया 69, और 0.2 और था यानी 69.2, क्योंकि ये आ रहा था 7.2 और 62 और ऐड करना था, तो 69.2 हो जाएगा। बोल रहा है कि पी साइन ए माइनस कॉस ए बराबर ये, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो बेसिक से तो कर ही लोगे आप, चूंकि यहाँ पे p वेरिएबल है, a वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ मान सकते हो। एंगल को ही मान लेते हैं ना, a को मान लो, क्या मानोगे 0 या 90? 90 मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि cos 90 0 बन जाएगा। तो a की वैल्यू हमने 90 मान ली। अगर a की वैल्यू मैं 90 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, p साइन 90 1 होता है, माइनस cos 90 0 होता है, ये 1, यानी p की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। यहाँ पे रख दो p की वैल्यू 1, तो 1 माइनस ये आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, चूंकि यहाँ पे भी cos a आ रहा है, cos a आ रहा है और a की वैल्यू 90 है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू दिस तो 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0, तो आंसर हो जाएगा 1। बोल रहा है कि 1.21 और 0.09 के मीन प्रोपोर्शनल और इसके मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो निकालना है।
अगर दो नंबर ए और बी है तो मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी। तो एक तो हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 1.21 इंटू 0.09 का, इसका रूट, चूंकि डिवाइड करना है तो दोनों को ही रूट में लिख लेते हैं ना एक साथ। फिर डिवाइड करना है दूसरे का मीन प्रोपोर्शनल लेने 0.16 इंटू 0.36। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो एक तरीके से ये नंबर ही हो जाएंगे, पॉइंट आपस में कट जाएंगे। तो 121 का तो आ जाएगा 11, 9 का आ जाएगा 3, अंडर रूट निकाल रहा हूँ, ठीक है, 16 का आ जाएगा 4 और 36 का आ जाएगा 6। तो आंसर आना चाहिए कितना, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो, 3 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो आंसर आ गया 11:8। ऑप्शन पहला। बोल रहा है स्टार के उस लघुत्तम मान मतलब स्मॉलेस्ट डिजिट की वैल्यू निकालनी जिससे नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए। नंबर क्या है 723 स्टार 56 स्टार। देखो अगर नंबर 6 से डिविजिबल है तो आई कैन से 2 और 3 से डिविजिबल होगा। लास्ट में अपने पास स्टार आ रहा है और नंबर 2 से भी डिविजिबल है तो इवन नंबर होना पड़ेगा इसको, यानी स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है, इवन नंबर होगी। अब ऑप्शन का थोड़ा यूज ले लेते हैं, इवन नंबर चाहिए ये नहीं हो सकता, इवन नंबर चाहिए ये नहीं हो सकता, या तो आंसर 4 होगा या 2 होगा। अब 4 या 2 का कैसे पता चलेगा, चूंकि नंबर 3 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 के मल्टीपल को एक काम करते हैं, हटा देते हैं, 7 और 2 9 हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, इस 6 को भी हटा देते हैं, 5 बचा, 5 में से भी 3 हटा दो आप, सिर्फ 2 बचा, 2 + 2 टाइम ऑफ स्टार, ये डिवाइड होना चाहिए 3 से। अब स्टार की वैल्यू रख के देख लो, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10 आ रहा है, 10 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी खत्म। आंख बंद करके यही ऑप्शन लगा दो, वेरीफाई कर सकते हो चाहो तो। अगर स्टार की वैल्यू 2 ही तो 2 गुणा 2 4, 4 + 2 6, 6/3 डिवाइड हो रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उस ट्राइंगल PQR पर विचार करना है जो R पर क्या है, समकोण है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है R पर, यहाँ पे R मान लेते हैं, यहाँ पे P मान लेते हैं, यहाँ पे Q मान लेते हैं। क्या बोला गया है कि PQ की वैल्यू 29 है, यानी दिस लेंथ इज 29 एंड QR 21 है। QR यानी ये वाली 21 है। आपको पता है 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, ये साइड 20 हो जाएगी, पता होना चाहिए, ट्रिपलेट बहुत काम की चीज होती है। बोल रहा है कि एंगल PQR थीटा है, PQR यानी दिस एंगल इज थीटा, तो हमें चाहिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण उसका स्क्वायर, माइनस साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण उसका स्क्वायर। K मतलब हाइपोटेनस है यहाँ पे, ठीक है, यानी हमें नीचे तो क्या चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर चाहिए। K लिख दो या H लिख दो, इंग्लिश वाले हाइपोटेनस लिखते हैं, हिंदी वाले कर्ण, मेरी तरह जो पढ़ते हैं वो कर्ण, ठीक है। हाइपोटेनस है 29, तो मैं कह सकता हूँ नीचे 841 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हट गया, बाकी ऑप्शन बचे हुए हैं। A स्क्वायर, A क्या था, देखो हमें चाहिए आधार, बेस, A मतलब क्या है, बेस। और एक चीज मैंने और बोली थी, एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी ये परपेंडिकुलर है इस केस में और ये बेस है, तो बेस का स्क्वायर, बेस क्या है 21, तो यहाँ पे देखो K तो सेम ही था, तो K स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आएगा A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर यानी 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। तो ये क्या होगा, A + B इंटू A माइनस बी, A माइनस बी तो 1 हो जाएगा, और A + B 41, तो 41/841। बोल रहा है ट्राइंगल LMN है, जो L उसमें है 118 और LM और LN बराबर है। LMN एक अपने पास ट्राइंगल है जिसमें LM और LN अगर इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। सेम सवाल पिछले शिफ्ट में आया था डिफरेंट वैल्यू के साथ। L अगर 118 है, हमसे पूछ रहा है N की वैल्यू, दोनों सेम होंगे। आपको पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 118 है तो बाकी बचे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 62। चूंकि दोनों बराबर है तो 31 हो जाएंगे दोनों, हमसे यही पूछा था। नेक्स्ट सवाल, एक महिला अपनी आय का 2/3 खर्च करती है। देखो इनकम क्या होती है, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बोला गया इनकम का 2/3 खर्च करती है, 2/3 आ रहा है तो इनकम में 3 मान लेता हूँ। 3 का 2/3, 3 का 2/3 कितना होता है, 2, यानी 2 खर्च करती है। सेव कितना करती है, 1 यूनिट। बोला गया कि इनकम में 18% इंक्रीज हो गया, खर्चे में 24% इंक्रीज हो गया, तो बचत में कितना इंक्रीज होगा। हम सिर्फ इंक्रीज डेटा पर काम करते हैं, आपको पता है, आप लोग अगर रेगुलर जुड़े हो चैनल से तो। बोला गया इनकम में 18% इंक्रीज हो गया, 3 का 18% कितना आएगा, 3 गुणा 18/100 यानी 0.54। चाहो तो इसके साथ वेरिएबल मतलब 0 लगा लो, 300 200 100 बना लो तो ईजी हो जाएंगी चीजें, बट इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे बोला है एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है 24%, 2 का 24% कितना हो जाएगा अपने पास। सिर्फ मैं इंक्रीज्ड डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टोटल से हमें मतलब ही नहीं है ना, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है सेविंग में, तो 2 का 24% हो जाएगा 0.48। अगर 0.54 इनकी इसकी इनकम में इंक्रीज हुआ है, 0.48 अगर इसकी एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 0.06 किस में इंक्रीज होगा, सेविंग में।
हमसे परसेंटेज में पूछा है तो 0.06 इंक्रीज हुआ है किस पर, 1 पर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपको सिंपली नजर आ रहा है 6% इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये 2 जीरो हैं, इसके पॉइंट हटाने के काम आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें दो मीडियन एडी और बीई है जो बिंदु जी पर एक दूसरे को काटती है और समकोण पर राइट एंगल। देखो एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी जिसमें दो मीडियन है, दो माध्यिकाएं हैं। कौन कौन सी माध्यिका, एक तो माध्यिका है एडी। एक काम करते हैं, ए को यहाँ ले लेता हूं मैं, ठीक है, बी को यहाँ ले लेते हैं, सी को यहाँ ले लेते हैं, हालांकि किसी को किधर भी ले लो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। एक तो ये हो गया एडी मीडियन, मीडियन है तो ये मिड पॉइंट पर काटेगी। दूसरा है बीई, ये हो गया बीई, ये यहाँ पे काटेगी। और ये एक दूसरे को जो काटती है वो पॉइंट बोला गया है जी है, और वो क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। दोनों मीडियन हर जगह 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, ये सारे एंगल 90-90 हो जाएंगे। बोला गया है एडी की वैल्यू 12 है। एडी देखो मीडियन थी और आपको पता है मीडियन है वो 2:1 में बांटती है, यानी ए से लेकर, अगर इस पॉइंट को बोला गया था जी, तो ए से लेकर जी और जी से लेकर डी तक का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास 2:1। 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब ये 8 हो जाएगी वैल्यू और ये 4 हो जाएगी। आगे बोला गया बीई 9 है, सेम तरीके से 3 रेशियो की वैल्यू 9 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 3, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बोला गया कि ए बी की लेंथ बताना है। ए बी यहाँ पे देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक साइड 8 है, एक साइड 6 है, तो 90 के सामने वाली साइड निकालनी है। 6 8 10, 6 8 देख के कुछ समझ आ रहा है, 6 8 10 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है अपना, तो थर्ड साइड कितनी आ जाएगी 10। तो अभी मैं बोला था कि ट्रिपलेट बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है वो तो याद कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, 4 पंजे 20 और 4 कितना हो जाएगा 24/5, इसको मल्टीप्लाई करना है 3/8 से, प्लस ये देखो कितना है 3 दूनी 6, 6 और एक 7/2 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 2 दूनी 4, 21 और 4 25/6 हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करना है 4/5 से। इसको सॉल्व करना है, बस समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं। 8 तिया 24, तो ये आ जाएगा 9/5 प्लस 5 से ये 5 टाइम, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आ जाएगा 10/3। इसको सॉल्व करना है, 15 एलसीएम आएगा। वैसे 15 नीचे एक ही ऑप्शन में था, लेकिन हो सकता था कि 15 किसी से कट जाता, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 से 3 टाइम तो ये हो जाएगा 27, और 3 से ये 5 टाइम ये हो जाएगा 50, 50 27 हो जाएगा 77/15, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन लोगों को सॉल्व पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे @freak@edu पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये पीडीएफ सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया गया है। ज्वाइन मतलब जो मेंबरशिप प्लान है वो वाला ज्वाइन किया गया, उसके कुछ बेनिफिट्स भी है, वो जब आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेंस की तैयारी आपकी ठीक चल रही होगी, और ये सेशंस एटलीस्ट 1-2% ही सही आपकी प्रिपरेशन में हेल्प जरूर करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।